भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था, जबकि उसके लगभग 2 वर्ष बाद 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी। उस समय कांग्रेस की नेहरू सरकार चीन से लगातार दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी। नेहरू चीन के प्रति इतने उदार थे कि इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत जापान के साथ किसी वार्ता में इसलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि उसमें चीन को शामिल नहीं किया गया था। नेहरू की चीन के प्रति उदारता केवल इतने भर तक सीमित नहीं थी। नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता लेने से इसलिए इनकार कर दी क्योंकि नेहरू चाहते थे कि भारत के बदले चीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता दी जाए। उस समय नेहरू पर उदारता का इतना धुन सवार था कि वे विश्व के अन्य देशों के बीच चीन को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता दिलवाने के लिए प्रचार कर रहे थे। और फिर वही हुआ। भारत के बदले चीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना दिया गया, जो भारत के लिए आज तक संकट बना हुआ है। ऐसा नहीं था कि नेहरू को चीन की नीयत के बारे में पता नहीं था। देश के पहले गृह मंत्री व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले नेहरू को चीन की नीयत से अवगत कराते हुए एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने नेहरू को चीन से सावधान रहने की सलाह दी थी। नेहरू को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा था कि भले ही हम चीन को मित्र के रूप में देखते हैं, मगर वामपंथी चीन की अपनी महत्वाकांक्षाएं और उद्देश्य हैं। हमें उससे सावधान रहना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा था कि तिब्बत के चीन में मिल जाने के बाद चीन अब हमारी सीमा तक पहुंच गया है। मगर नेहरू ने सरदार पटेल की बात को अनसुनी कर दी, क्योंकि उन्हें अपनी उदारता वाली नीति पर बड़ा घमंड था और गांधी जी की भांति वे भी अपने सामने किसी को भी महत्व नहीं दिया करते थे। उस समय तक भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर भी घोर विवाद शुरू हो चुका था। 1950 से 51 में ही कम्युनिस्ट चीन के नक्शे में भारत के एक बहुत बड़े भूभाग को चीन का अंग दिखलाया गया था। जब भारत सरकार ने चीन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया तो उसे ये जवाब मिला कि नक्शे गलती से बन गए हैं और चीन की सरकार इनमें शीघ्र ही सुधार कर देगी। ये हिंदी चीनी भाई भाई का युग था और इसलिए भारत सरकार ने चीन की नेक नियति पर संदेह नहीं किया। लेकिन चीन ने कभी अपना नक्शा नहीं बदला और उनके प्रत्येक संस्करण में भारतीय भूभागों पर चीन का दावा बढ़ता गया। भारत और चीन का सीमा विवाद मुख्यतः दो सीमांतों के ऊपर है। उत्तर पूर्व में मैकमोहन रेखा और उत्तर पश्चिम में लद्दाख। भारत मैकमोहन रेखा को अपने और चीन के बीच एक निश्चित सीमांत रेखा मानता है, लेकिन चीन उसे साम्राज्यवादी रेखा कहता है। उसका कहना है कि इस रेखा को चीन की किसी सरकार ने कभी मान्यता ही नहीं दी है। इसी तर्क के आधार पर चीन ने लोंगचू पर अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में उसको यहां से पीछे हट जाना पड़ा। लद्दाख में भी उसने भारत के एक बड़े भूभाग पर दावा किया। उसने भारत के प्रादेशिक सीमाओं में सड़क को अनाधिकृत रूप से बना लिया और इस प्रकार भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। भारत सरकार को इस तथ्य की जानकारी बहुत पहले से थी, लेकिन भारतीय जनता से इस तथ्य को छिपाकर रखा गया था। इसलिए जब भारतीय जनता को सहसा ये ज्ञात हुआ कि भारत चीन सीमा प्रदेश पर चीन की सशस्त्र टुकड़ियों ने भारत का बहुत सा क्षेत्र दबा लिया, इसके साथ ही और अधिक भूमि हस्तगत करने की तैयारी कर रही है, तब जाके वो हतप्रभ हो गई। आक्रामकों को खदेड़ने के लिए मांग होने लगी। लोंगचू चौकी पर सेना के कब्जे तथा लद्दाख में लुर्म सिंह के नेतृत्व में सीमा प्रदेश की जांच पड़ताल करने वाले भारतीय पुलिस दल के विरुद्ध चीनी सैनिक कार्यवाही से तो ये असंतोष और भी उग्र हो उठा। प्रतिशोधात्मक सैनिक कार्यवाही की व्यापक मांग के बावजूद नेहरू ने इसे स्वीकार नहीं किया और समझौता वार्ता द्वारा समस्या को सुलझाने पर बल दिया। उनका तर्क था कि भारत सभी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए वचनबद्ध है। चीन की इन कार्रवाइयों को भारत पंचशील का उल्लंघन मानता रहा और उनका विरोध करता रहा। अतः इन विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए 1960 के अप्रैल में चीन ने ये प्रस्ताव दिया कि दोनों देशों के उच्च पदाधिकारी इन सारी समस्याओं का अध्ययन करें और ये खोजने का प्रयास करें कि उनका शांतिपूर्ण समाधान कैसे किया जा सकता है। उसी वर्ष रंगून में इन पदाधिकारियों का सम्मेलन हुआ, लेकिन कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकल सका। इन पदाधिकारियों की रिपोर्ट से ये ज्ञात हुआ कि इस समस्या के ऊपर दोनों पक्षों की दृष्टियों में घोर अंतर है। इस हालत में दोनों देशों के बीच तनातनी बनी रही। चीन ने लद्दाख के 2000 वर्ग मील के नए क्षेत्र पर नया दावा किया। 1956 में चीन ने अपने दावे के समर्थन में जो नक्शा पेश किया, उसके अनुसार चीन का दावा लद्दाख में
10,000 वर्ग मील पर था। लेकिन दोनों देशों के अधिकारियों की वार्ता में जो नक्शा दिया गया, उसके हिसाब से लद्दाख में चीन का दावा 12,000 वर्ग मील हो गया। अब चीन का ये दावा 50,000 वर्ग मील हो गया। पश्चिम उत्तर में 12,000 वर्ग मील, पूर्व उत्तर में 32,500 वर्ग मील, मध्य में 500 वर्ग मील तथा कश्मीर के काराकोरम दर्रे से पश्चिम की ओर से 5,000 वर्ग मील। इस दावे में लगभग 50,000 वर्ग मील चीन के अधिकार में है। इस कारण भारत और चीन के बीच तनातनी का बढ़ना स्वाभाविक था। लेकिन चीन को इस तनातनी की कोई परवाह नहीं थी। 1961 में भारतीय भूमि पर दोनों पक्षों के मध्य सैनिक झड़पें होती रहीं। इस हालत में पंचशील संधि को नहीं दोहराया जा सकता था। 1954 के समझौते के अनुसार 2 दिसंबर 1961 को पंचशील की संधि दोहराई जानी चाहिए थी, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में यह असंभव था और भारत चीन पंचशील संधि की अकाल मृत्यु हो गई। भारत चीन सीमा विवाद का विवरण 10 मई 1962 को भारत ने चीन के सामने सीमा विवाद को तय करने के लिए वार्ताएं प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा। चीन ने उसे अस्वीकृत कर दिया और 11 जुलाई को गलवान घाटी में उसने युद्ध का शंख बजा दिया। भारत द्वारा आक्रमण का दोषारोपण करके चीनी सैनिकों ने लद्दाख में भारतीय चौकियों के प्रहरियों को घेरना शुरू किया, लेकिन भारतीय सेना के सामने उनकी एक न चली और गलवान घाटी से चीनी सैनिकों को हट जाना पड़ा। इसके बाद अक्टूबर में नेफा क्षेत्रों में चीनियों का आक्रमण शुरू हो गया। भारतीय चौकियों पर आक्रमण करने के 4 दिन बाद अर्थात अक्टूबर 1962 को चीन की सरकार द्वारा एक त्रिसूत्री प्रस्ताव पारित किया गया, जो इस प्रकार था। पहला, चीन की सरकार ये आशा करती है कि भारत की सरकार इस बात से अपनी सहमति प्रकट करे कि दोनों पक्ष भारतीय चीन के बीच की वास्तविक नियंत्रण रेखा का आदर करते हैं और दोनों पक्ष की सेनाएं उक्त नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर दूर हट जाएं। दूसरा, भारत सरकार द्वारा ये ना स्वीकार किए जाने पर भी चीन की सरकार दोनों सरकारों के विचार विमर्श के उपरांत पूर्वी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा से अपने सैनिकों को हटाने के लिए तैयार है। इसी समय दोनों पक्ष उक्त वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो सीमा के मध्य और पश्चिमी क्षेत्र की परंपरागत सीमा रेखा है, का उल्लंघन न करने के लिए वचनबद्ध हों। तीसरा, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की वार्ता हो ताकि सीमा समस्या का शांतिपूर्ण समाधान हो सके। इसके बाद ही 16 नवंबर को चीन ने नेफा और लद्दाख के क्षेत्रों में बड़े प्रचंड रूप से आक्रमण शुरू कर दिया। इस बार चीनियों ने बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी की थी। वे टैंक और आधुनिकतम हथियारों से लैस होकर भारतीय भूमि पर उतरे थे। भारत इतने बड़े पैमाने पर युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो सका। फलतः भारतीय सेना को कई स्थलों को छोड़ना पड़ा। चीनी सेना बढ़ती हुई भारतीय प्रदेश में प्रवेश करने लगी और तेजपुर से कोई 80 मील उत्तर तक आ गई। ये भारत और चीन के बीच एक अघोषित युद्ध था। चीन के प्रधानमंत्री ने भारत के समक्ष वार्ताएं शुरू करने के लिए एक त्रिसूत्री प्रस्ताव रखा। कोई भी स्वाभिमानी देश इस शर्त को नहीं मान सकता था, अतः भारत ने उसे नामंजूर कर दिया। भारत ने यह मांग की कि चीनी सेना 8 सितंबर की स्थिति में चली जाए और आक्रमण का अंत हो, तभी जाके चीन के साथ किसी प्रकार की बातचीत शुरू हो सकती है। चीन इसके लिए तैयार नहीं हुआ, पर चीन के लिए अब युद्ध जारी रखना असंभव था। जाड़े का महीना आ रहा था और उस समय हिमाचल क्षेत्र में चीनियों को टिकना असंभव था। उधर सोवियत संघ भीतर ही भीतर चीन पर आक्रमण बंद करने के लिए दबाव डाल रहा था। चीनी हमले के खिलाफ भारत में भी अभूतपूर्व जन जागरण हुआ और भिन्न भिन्न देशों से भारत को सहायता मिलने लगी। इन सब बातों को देखकर युद्ध बंद कर देने में ही चीन ने अपना कल्याण समझा। 20 नवंबर को उसने एक तरफा भारत चीन युद्ध बंद करने की घोषणा की। उसने ये भी घोषणा की कि 1 दिसंबर से वो अपनी फौज को 7 नवंबर की नियंत्रण रेखा तक वापस लौटा लेगा। सभी दृष्टियों से ये चीन की एक भयंकर राजनीतिक चाल थी। इसके द्वारा वो न केवल भारत को बल्कि समस्त विश्व को धोखे में डालना चाहता था। इस घोषणा के उत्तर में नेहरू अपनी उसी पूर्ववर्ती मांग पर डटे रहे कि चीन 8 सितंबर वाली रेखा पर वापस जाएं, तभी उससे कोई वार्ता हो सकती है। चीन ने जिस तरह मांग रखी है वो न केवल अपमानजनक बल्कि सीमा के समस्त दर्रों पर तथा अधिकांश भारतीय प्रदेश पर उसका अधिकार पक्का करने वाली है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि चीन वहां तक अपनी सेना हटाने को तैयार था। चीन की घोषणा में कहा गया था कि वो नेफा में अवैध मैकमोहन रेखा के पार अपनी सेना हटा लेगा और शेष सीमा पर वो अपने वर्तमान अधिकार क्षेत्र की सीमा से 4.5 मील पीछे हटेगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि लद्दाख में
जहां 85 मील आगे बढ़ाया था, वहां पर अपना प्रभुत्व सिद्ध करने के लिए केवल 12.5 मील पीछे हटेगा और इस प्रकार वहां लगभग 16,000 वर्ग मील पर अपना आधिपत्य कायम रखेगा। इतना ही नहीं, पूर्वी क्षेत्र में भी वो थागला पहाड़ी तथा उसके निकटवर्ती सभी चौकियों पर अपना प्रभुत्व रखना चाहता था। चीन की शर्त थी कि वो अपने नियंत्रण के क्षेत्र में अपनी चौकियों को अक्षुण्ण रखेगा और उस क्षेत्र की शांति व्यवस्था के लिए अपनी पुलिस भी तैनात रखेगा। इस युद्ध से चीन ने अपने पश्चिमी सेक्टर की सीमा की रक्षा की नीति के लक्ष्यों को हासिल किया, क्योंकि चीन ने अक्साई चीन का वास्तविक नियंत्रण बनाए रखा। युद्ध के बाद भारत ने फॉरवर्ड नीति को त्याग दिया और वास्तविक नियंत्रण रेखा वास्तविक सीमाओं में परिवर्तित हो गई। युद्ध के बाद भारतीय सेना में व्यापक बदलाव आए और भविष्य में इसी तरह के संघर्ष के लिए तैयार रहने की जरूरत महसूस की गई। युद्ध से भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर दबाव आया, जिन्हें भारत पर चीनी हमले की आशंका में असफल रहने के लिए जिम्मेदार के रूप में देखा गया। भारतीयों में देशभक्ति की भारी लहर उठनी शुरू हो गई और युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए कई स्मारक बनाए गए। यकीनन मुख्य सबक जो भारत ने युद्ध से सीखा है वो है कि अपने ही देश को मजबूत बनाने की जरूरत, और चीन के साथ नेहरू की भाईचारे वाली विदेश नीति में एक बदलाव किया। भारत पर चीनी आक्रमण की आशंका को भांपने की अक्षमता के कारण प्रधानमंत्री नेहरू को चीन के साथ संबंधों को बढ़ावा के लिए सरकारी अधिकारियों से कठोर आलोचना का सामना करना पड़ा।